फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनल इनकम में तीनों तरीके के मेथड्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस देखे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ वेलफेयर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ। ऑल्दो ये थ्योरी का है बट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये पेपर में ज़रूर आता है और कई बार ये पूरा 6 नंबर के 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। आपको लिखना होता है इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड। मतलब इस टॉपिक का नाम है इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। आपको कोई ट्रांजैक्शन देगा, आपको कोई इवेंट देगा कि ये बताओ नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको एक बार हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाती है, कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है या नहीं की जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डोमेस्टिक इनकम। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं, अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो अगर हम मैप देखें तो उस मैप पे जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर बैठ के जितनी भी इनकम कमाई जा रही है वो सारी इनकम क्या कहलाती है? डोमेस्टिक इनकम। समझ में आ गया? तो उसके अंदर जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, किसी भी कंट्री के अंदर जो इनकम कमाई जा रही है वो सारी डोमेस्टिक इनकम है। हाँ, ऑल्दो इनमें बड़ी गलतियां हैं। गलतियां क्या है? यहाँ तो फॉरेनर बैठ के भी कमा सकता है, तो ये डोमेस्टिक इनकम के कुछ लिमिटेशंस हैं जो पूरे ख़त्म करे थे नेशनल इनकम ने। इसीलिए डोमेस्टिक के बाद आता है नेशनल इनकम का कंसेप्ट। फिलहाल आप डोमेस्टिक इनकम समझो। डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक एक्सेप्शन है, क्या? जो इंडिया की एम्बेसी है बाहर, उनकी जितनी भी इनकम है वो हम इंडिया की इनकम में ही ऐड करते हैं, मतलब वो डोमेस्टिक इनकम में ही ऐड होगी। जो इंडियन एम्बेसी है फॉरेन में, उन सबकी इनकम कम जो भी हो रही है वो सारी कमाई हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करके चलते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, एम्बेसी होती क्या है? एम्बेसी का मतलब होता है जो भी कोई भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है तो वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी इशू आ जाता है, वहाँ पे जो भी इंडियंस हैं, वीज़ा का कोई इशू है, पासपोर्ट इशू है, और भी कोई इशू आता है तो उसको टैकल करने के लिए हमारी एक एम्बेसी होती है फॉरेन कंट्रीज़ में। जैसे हमारी एम्बेसी होगी फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ की भी एम्बेसी होती है इंडिया में। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से चलता है। अच्छा, एक चीज़, अब इंडिया की एम्बेसी इंडिया में तो होगी नहीं। इंडिया को इंडिया में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? इंडिया को रिप्रेजेंट हमें बाहर करना है, तो हमारी एम्बेसी बाहर होगी। आपने अगर एयरलिफ्ट पिक्चर देखी होगी तो उसमें कुवैत में अक्षय कुमार, जो पूरी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी तो वहाँ पर देखा होगा कि किस तरीके से पूरा चलता है। तो ये होता है एम्बेसी। अब एम्बेसी की जितनी भी कमाई है वो हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करके चलते हैं। जब हम इंडियन एम्बेसी की कमाई अपनी इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं तो बाहर वाले भी अपनी एम्बेसी को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो चाइना की एम्बेसी होगी वो चाइना वाले इंक्लूड करेंगे। इसलिए जो फॉरेन एम्बेसीज है इंडिया में, हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आया। 3 पॉइंट डिस्कस किए मैंने। एक तो ये बताया कि जो हमारी इंडिया के अंदर बैठ के कमाई जा रही है इनकम सारी, वो सारी क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। फिर 2 पॉइंट बताए एम्बेसी के, जो इंडियन एम्बेसीज हैं बाहर, उन सब की कमाई इंडियन मतलब डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, उनकी जो कमाई है वो हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कंट्री इंक्लूड करेगी जिसकी वो एम्बेसी है। चाइना की एम्बेसी को चाइना इंक्लूड करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चलता है डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है? नेशनल इनकम में होता है इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो कंट्री का रेजिडेंट है, अगर वो कमा रहा है, चाहे वो इंडिया में बैठ के कमाए या इंडिया से बाहर कमाए, कहीं भी कमाए, वो इंडियन होना चाहिए। तो अगर वो इंडियन है तो उसकी कमाई हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है?
तो ही मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तब जाकर उसकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाएगी। एंड वेदर द इनकम इज अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इट इज़ इररेलेवेंट। उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो कमाई कहाँ हो रही है, बस ये है कि वो कमाई इंडियन करना चाहिए। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में मेजर डिफरेंस ये है कि हमें डोमेस्टिक में वो बंदा नहीं देखना कि कौन है, हमें जगह देखनी है। ऐसे भी याद करते हैं लोग कि डोमेस्टिक में लोकेशन देखी जाएगी और नेशनल में पर्सन देखा जाएगा। ठीक है, लोकेशन मतलब कहाँ कमा रहा है वो डोमेस्टिक में देखो, और नेशनल में क्या देखो, नेशनल में ये चीज़ चेक करो कि कमा कौन रहा है। अगर इंडियन है तो इंक्लूड कर लो, वरना इंक्लूड मत करो। आ गया समझ में? ये चीज़ चलती है डोमेस्टिक और नेशनल में। कुछ इसके मेजर पॉइंट्स हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, ये जो नोट में लिखा हुआ है, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट। पेमेंट को नेशनल इनकम में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फैक्टर पेमेंट और दूसरी होती है ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब होता है जिसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस हुआ हो। फैक्टर की पेमेंट है ना, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अगर किसी के बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस हुई है देश में तो वो इंक्लूड करेंगे, तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। जिसको मिल रही है वो फैक्टर इनकम बोलेगा, जो पे कर रहा है वो फैक्टर पेमेंट बोलेगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जिसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस ना हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आ रहा है? अब हम लोग ये सारा कंसेप्ट, जो पूरा चैप्टर है वो जीडीपी पर फोकस करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही गुड या सर्विस की, तो वो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में इंक्लूड करने का फ़ायदा क्या है? वैसे ऐसी कौन सी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, जैसे हम लोगों ने एनपीओ में डिस्कस किया था, डोनेशन देना। एनपीओ में जो एनजीओज़ वगैरह को लोग डोनेशन देते हैं, डोनेशन कौन सी पेमेंट हुई? ट्रांसफ़र पेमेंट, बिकॉज इसके बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। कई बच्चों को स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, तो वो कौन सी पेमेंट हुई? ट्रांसफ़र पेमेंट, और बच्चे के लिए ट्रांसफ़र इनकम हो गई। समझ में आ रहा है? स्कॉलरशिप देना, रेमिटेंस टू फैमिली, अगर बच्चा कहीं और काम कर रहा है और उसके पेरेंट्स कहीं और है, तो वो अपनी फैमिली में कमाकर पैसे भेज रहा है, कमा रहा है वो नहीं कह रहा, कमाने के बाद जो पैसे भेज रहा है, तो ये वाली जो पैसे भेजने की ट्रांजैक्शन है ये इंक्लूड नहीं की जाएगी, डोमेस्टिक हो या नेशनल हो, दोनों में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज नो गुड और सर्विस इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? देश में ना कोई प्रोडक्शन हो रही गुड्स की, ना सर्विस की। ठीक है, नेक्स्ट है, तो एक बार इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर इनकम पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक या नेशनल इनकम बिकॉज नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, रेमिटेंस टू फैमिली, डोनेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स। टैक्स एक तरीके की ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। टैक्स क्या होता है? हमारे को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना है, लेकिन बदले में कोई, ये भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, क्योंकि बदले में कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट। अब इसमें कई लोगों का डाउट आता है कि नहीं, जो टैक्स का पैसा होता है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, उससे डेवलपमेंट होती है, उससे देश में कुछ प्रोडक्शन होती है गुड सर्विस की। देखिए, आपने जितना भी टैक्स पे किया, क्या आप गवर्नमेंट को ये बोल सकते हो कि जो मैंने पिछले साल 10,000 रुपये टैक्स पे किया था, या जिसने भी टैक्स पे किया था, वो आपने कहाँ यूज़ करा? बता सकते हो आप? तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपको इस बात का जवाब नहीं देगी। गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू यू कि उसने आपके 10,000 रुपये को कहाँ यूज़ करा। समझ में आ गया? जब हम ये पूछ ही नहीं सकते कि हमारे पैसे का क्या हुआ, तो ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाता है ये कि इसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही गुड्स या सर्विस की। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट होता है, कुछ लोग टैक्स को ऐसे भी समझते हैं कि आपने देखा होगा इनकम मेथड हमने डिस्कस किया था। इनकम मेथड में एक पॉइंट था प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, याद करो। वहाँ पर कौन से 3 पार्ट थे? एक तो था रिटेन्ड अर्निंग्स, एक था डिविडेंड, तीसरा था कॉर्पोरेट टैक्स। तो 100 रुपये को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके बताया था कि 70 रुपये वहाँ चले गए, 20 रुपये वहाँ, 10 रुपये का आपने टैक्स दे दिया। तो जो 10 रुपये का टैक्स दिया वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। अब जब आप, मतलब टैक्स का पॉइंट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया, अब वो प्रॉफिट में से जो 10 रुपये आप बाद में गवर्नमेंट को टैक्स दे भी रहे हो, पे कर रहे हो,
तो उसको वापस देश की इनकम में क्यों इंक्लूड कर रहे हो, जब पहले से ही वो प्रॉफिट हमने कंसीडर कर लिया था। उस बंदे का, उस बिजनेसमैन का प्रॉफिट तो इंक्लूडेड है ही ना नेशनल इनकम में। अब जब वो गवर्नमेंट को इसमें से जाके टैक्स दे रहा है 10 रुपये, तो वो वापस क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हम 100 रुपये इंक्लूड कर ही चुके हैं। समझ में आ गया। तो ये दूसरा तरीका भी है समझने का कि टैक्स बार बार इंक्लूड नहीं किया जाता, जब एक बार बिजनेसमैन का प्रॉफिट इंक्लूड कर चुके हैं तो वो उसी में आ गया। ठीक है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि टैक्स इज अ ट्रांसफर पेमेंट एंड नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न, देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। आया समझ में। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं, जो एक बार पहले बिक चुके होते हैं गुड्स, अब वो सेकेंड टाइम जब बिक रहे हैं तो उनकी इनकम भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। देखो हमारा पूरा फोकस, बार बार बता रहा हूँ, जीडीपी पे है। हमारा फोकस देश की इनकम पर नहीं है कि देश कमा कितना रहा है। मेन फोकस है कि देश में कोई नई प्रोडक्शन हो रही है क्या गुड्स या सर्विस की। अगर प्रोडक्शन हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर वो देश की ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ही सेकेंड हैंड गुड, मतलब जो पहले ऑलरेडी बिक चुका था गुड, वो वापस बिक गया। ए ने बी से खरीदा, ए ने बी से खरीदा, फिर ए ने आकर उसको किसी और को बेच दिया, सी को बेच दिया, तो वो हम इनकम जो हो रही है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हेन सोल्ड एज न्यू एंड देयर इज नो न्यू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। कोई नई प्रोडक्शन नहीं हो रही किसी गुड की या सर्विस की, इस वजह से ये देश की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आया आप लोगों को समझ में। तो इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले इंक्लूड हो गया। लेकिन कईयों का तो बिजनेस ही ये होता है, जैसे रियल एस्टेट का भी जो बिजनेस होता है वो मेजरली यही होता है कि एक का मकान बिकवाया, फिर उसकी कमीशन मिल गई, फिर दूसरे वही मकान दूसरे ने किसी और को बेच दिया, फिर वहाँ से उसने कमीशन ले ली। तो जिसका काम ही इस चीज़ का हो, बीच में ब्रोकरेज या कमीशन लेने का, उनकी इनकम इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि उनके लिए तो एक नई सर्विस दे रहे हैं वो। हम जीडीपी बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस, तो सर्विस तो नहीं है ये। तो वो जो वो ब्रोकरेज कमा रहा है, वो जो कमीशन कमा रहा है, वो इनकम इंक्लूड करेंगे। लेकिन वापस से जो गुड की सेल थी, वो ट्रांजैक्शन थी, वो 10 लाख का मकान वापस बिक गया, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी कमीशन इंक्लूड करेंगे देश की इनकम में। और ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये डोमेस्टिक और नेशनल किसी में भी आए, दोनों के लिए सेम लिखना है कि नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया। पढ़ते हैं इसको। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स is not included in domestic income or national income because it was already included when sold as new. However, any brokerage commission on sale of second hand goods is included. लेकिन कोई ब्रोकरेज होती है तो वो इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। हमें अकाउंट्स में सेकेंड बुक में चैप्टर भी पढ़ना है, शेयर कैपिटल। जिसके पास शेयर्स होते हैं वो कंपनी का मालिक कहलाता है, चाहे इवन एक ही शेयर हो उसके पास, तो वो उतने % का मालिक है कंपनी का। समझ में आ गया। तो शेयर्स अगर हम किसी और को बेच देते हैं, अगर ए के पास शेयर्स हैं तो वो ए मालिक है, ए वो शेयर्स बी को बेच देता है तो अब बी मालिक बन गया। बी अगर ये शेयर सी को बेच देगा तो सी मालिक बन गया कंपनी का। लेकिन देश में क्या कोई नई प्रोडक्शन हो रही है गुड्स या सर्विस की? नहीं हो रही, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। पहले मालिक कोई और था, फिर कोई और हो रहा है। इसलिए इस वजह से हम लोग डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में सेल ऑफ शेयर्स को भी इंक्लूड नहीं कर कर चलते। समझ में आ गया। तो जितनी भी इनकम हो रही है सेल ऑफ शेयर से, वो भी नेशनल डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन कुछ लोग ब्रोकर्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है, तो जिनका काम है उनके लिए तो ये एक नई सर्विस है, उनकी जो ब्रोकरेज, उनकी जो कमीशन है वो हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नेशनल इनकम बिकॉज शेयर्स रिप्रेजेंट मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हाउएवर एनी ब्रोकरेज इन्वॉल्व इज इंक्लूडेड। कोई अगर ब्रोकरेज इन्वॉल्व होगी तो वो इंक्लूड की जाएगी। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको इनकम मेथड में भी कहा था कि मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा।
इंटरेस्ट को वैसे तो इनकम मेथड ही कहता है कि इंक्लूड करो, लेकिन कब करना है देखना होगा कि जो लोन का पैसा है वो किस पर्पज़ में काम आया। वो अगर किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ में काम आया, देश के किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ में कोई नया गुड या सर्विस बन रहा हो, उसमें काम आ रहा है वो लोन का पैसा, तो इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? और बट इसमें ये नहीं कह सकते, जैसे कई बार आ जाता है कि कार परचेज करने के लिए लोन लिया था, आप ये मत समझ लेना वो कार पर्सनली है। कईयों का कार का ही बिजनेस होता है, कार चलाने का, तो वो जब कार के लिए लोन ले रहा है तो वो भी एक प्रोडक्टिव पर्पज़ ही कहलाएगा। तो देखना होगा कि कार ले कौन रहा है, ठीक है। तो पैसा किस वजह से यूज़ हुआ लोन का वो देखा जाएगा, तब जाकर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो प्रोडक्टिव पर्पज़ होना चाहिए लोन का, तब जाकर इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इफ द लोन हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़। आई बात समझ में? एक बार डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पूरा समराइज कर रहा हूँ मैं आपको फिर से। मैंने सबसे पहले कहा था डोमेस्टिक इनकम में लोकेशन चेक करना कि कमाई कहाँ हो रही है, ठीक है। अगर वो कमाई इंडिया विद इन बाउंड्री हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, तो इंक्लूड कर लेना आंख बंद करके, चाहे कोई भी कमा रहा हो। बस एक एक्सेप्शन थी, अगर इंडियन एम्बेसी है तो इंक्लूड करेंगे, फॉरेन में जितनी भी इंडियन एम्बेसी है। अगर फॉरेन की एम्बेसी है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? नेशनल में आप बंदा चेक करना कौन है, अगर वो इंडियन रेजिडेंट है तो इंक्लूड करेंगे, इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। आ गया समझ में? फिर पॉइंट पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफ़र पेमेंट या इनकम वो कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे नेशनल हो, क्योंकि कोई नई प्रोडक्शन गुड या सर्विस की नहीं हो रही। टैक्स कभी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट मानी जाती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इंक्लूड तब करेंगे जब लोन का पैसा किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ में यूज़ हो रहा हो। आया समझ में? आइए इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम का क्वेश्चन देखते हैं, और लिखना कैसे आप लोग ये ध्यान से देखते रहना। सिर्फ ये नहीं क्या आना होता इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट, गिव रीजंस। डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, रीजंस के साथ बताओ। नेशनल की बात नहीं हो रही है अभी, सिर्फ डोमेस्टिक की हो रही है, तो डोमेस्टिक लोकेशन देखते रहना। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ यूएस बैंक इन इंडिया, यूएस बैंक इंडिया में कमा रहा है, बताओ इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बैंक कोई सा भी हो, कमा कहाँ रहा है? इंडिया में, ठीक है। तो इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज द इनकम इज अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो रही है, इस वजह से इसको इंक्लूड किया जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। एक इंडियन रेजिडेंट है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी कंपनी सिंगापुर में, वहां से कमा रहा है, क्या इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक में या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में क्या चेक करते थे? लोकेशन, और ये कमा कहाँ रहा है? बाहर से कमा के ला रहा है। इट इज नॉट अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। आ गया समझ में? तो एक बार पढ़ते हैं इसको। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज द इनकम इज अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट। अच्छा, आपको एक सेकंड पॉइंट में ही अगर आपको ये लग रहा हो कि सिंगापुर में कमा रहे लेकिन है तो इंडियन रेजिडेंट, देखो डोमेस्टिक की अपनी लिमिटेशन है। डोमेस्टिक में कुछ गलतियां थी तभी तो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, और देश की नेशनल इनकम ही एक मतलब जेन्युइन मानी जाती है कि ये इनकम है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने का क्या तरीका होता है? हम प्लस करते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। डी से एन पे जाने के लिए आपको पता होगा ना, प्लस NFIA किया जाता है। तो ये जो सिंगापुर से कमा के लाया है, ये पता है क्या है? फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये बाद में ऐड होता है, तभी नेशनल निकल के आता है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन पे कर रही है, नॉट इंक्लूडेड, एक ट्रांसफर पेमेंट है।
क्योंकि बदले में कुछ पेंशन तो वैसे भी ओल्ड एज पेंशन के बदले में कोई गुड या सर्विस तो प्रोड्यूस नहीं करता सामने वाला। तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि कोई नया गुड या सर्विस की प्रोडक्शन नहीं हो रही। इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम एंड नो गुड और सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। आप ट्रांसफर इनकम भी लिख सकते हो, ट्रांसफर पेमेंट भी लिख सकते हो। एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए पेमेंट है। स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन ट्रांसफर पेमेंट है, कोई नया गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रहा देश में, इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 5th पॉइंट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, तो है तो ये इंडिया में, इस वजह से इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इट इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ चाइना इन इंडिया टू एन इंडियन रेजिडेंट। फिर से देखो, रेंट पेड बाय चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया टू एन इंडियन रेजिडेंट। चाइना की एम्बेसी है इंडिया में, उसने इंडियन को ही हायर कर रखा है कुछ वहाँ पर, जैसे उनको 3-4 लोगों के स्टाफ की ज़रूरत है तो उसने इंडियन को ही रख लिया और उसको वो पैसे दे रहा है, तो उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन कईयों को क्या होती है कि इंडियन को पैसे मिल रहे हैं तो हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं, नहीं, ये एम्बेसी कौन सी है, चाइना की। और आपको डोमेस्टिक में बताया गया था चाइनीज़ एम्बेसी इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ चाइना एंड नॉट इंडिया। चाइनीज़ एम्बेसी तो चाइना का पार्ट मानी जाएगी, इंडिया का नहीं, इस वजह से हम इसको इंक्लूड करेंगे नहीं। बट कमा तो इंडियन रेजिडेंट रहा है, हाँ ठीक है, ये फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड है, बाद में ऐड कर लेंगे तो नेशनल निकल के आ जाएगी। लेकिन डोमेस्टिक की बात चल रही है अभी तो डोमेस्टिक में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में बंदा नहीं देखा जाता कौन है, ये देखा जाता है कमा कहाँ रहा है। चाइनीज़ एम्बेसी में कमा रहा है, चाइनीज़ एम्बेसी तो समझ लो आप चाइना में ही कमा रहा है एक तरीके का। ठीक है, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज चाइनीज़ एम्बेसी इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ चाइना एंड नॉट इंडिया। सैलरी टू रशियन रेजिडेंट वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। एम्बेसी कहाँ की है, इंडिया की, लेकिन कमा कौन रहा है, रशियन रेजिडेंट। ये तो देखते ही नहीं कि कौन कमा रहा है, हमें तो ये देखना है इंडियन एम्बेसी है, देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इंडियन एम्बेसी इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इंडिया। आ गया समझ में, ये गलत होते हैं सब एम्बेसी वाले, सबके पॉइंट्स ज़्यादातर सबके फर्स्ट जब भी पहला पेपर देते हैं तो गलत ही होते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पर क्या पढ़ लेते हो कि रशियन रेजिडेंट को क्यों इंक्लूड करेंगे, हम कर देते हैं डोमेस्टिक में तो बाद में हटा देते हैं नेशनल निकालते वक्त। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है ये, तो डोमेस्टिक में माइनस करेंगे तो नेशनल निकल के आएगा, बट वो नेशनल में करते हैं। अभी तो डोमेस्टिक चल रहा है तो डोमेस्टिक में ये सब नहीं देखा जाता, डोमेस्टिक में तो एम्बेसी कहाँ की है ये देखा जाता है। एम्बेसी कहाँ की थी ये, इंडिया की, तो इंक्लूड करेंगे चाहे कोई भी कमाए। ठीक है, अर्निंग ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लोकेटेड इन त्रिपुरा। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक त्रिपुरा में कमा रहा है, इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है इंडिया में, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। आ गया समझ में, ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार 2-3 बार देख लेना वीडियो अगर समझ में ना आए तो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में।